इंडिया के पास दुनिया का फोर्थ सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम है। हमारा इंडिया सोलर से एनर्जी जनरेट करने में थर्ड नंबर पे आता है पूरे दुनिया में। फोर्थ नंबर पे आता है विंड एनर्जी जनरेट करने में। हमारा इंडिया 50% से भी ज़्यादा एनर्जी जनरेट करता है नॉन फॉसिल फ्यूल से। नॉन फॉसिल फ्यूल्स का मतलब ऐसा एनर्जी जो कोयले का यूज़ ना किया गया हो, यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी से पावर कैपेसिटी को इंस्टॉल्ड किया हो। ये 50% से भी ज़्यादा है और ये टारगेट है ना 2030 तक रखा गया था और हमारा इंडिया इसे 5 साल पहले ही कंप्लीट कर दिया। बट एक सवाल आप लोग के मन में आ रहा होगा, हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी में 50% से ज़्यादा हम लोग जनरेट करते हैं नॉन फॉसिल फ्यूल से। हमारा इंडिया फोर्थ सबसे बड़ा लार्जेस्ट बोल सकते हो रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूसर है पूरे दुनिया में। बट हम लोग ऑयल को क्यों इंपोर्ट कर रहे हैं? हम लोग क्यों ऑयल को इंपोर्ट कर रहे हैं? सोलर इतना सस्ता है, फिर भी आप लोग इन दिनों सुनते होंगे जो कोल का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का, जो कंपनी कोल का कॉन्ट्रैक्ट है लगातार बढ़ते जा रहा है। जहां पर पूरी दुनिया ग्रीन एनर्जी की तरफ भाग रही है और हमारा इंडिया के पास रहते हुए एनर्जी वो फॉसिल फ्यूल्स की तरफ भाग रहा है। क्या रीज़न है, इस वीडियो में हम लोग ढूंढने की कोशिश करेंगे। और इस वीडियो में आपको एक सवाल का जवाब मिलने वाला है, क्या हमारा इंडिया पूरी तरह से फॉसिल फ्यूल्स को रिप्लेस कर देगा? पूरी तरह से हमारे इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी हो जाएगी? तो इस वीडियो में आपको ये सारे सवाल का जवाब मिलने वाला है। ये वीडियो अंत तक देखना, आपको काफ़ी मज़ा आएगा। और हमारे इंडिया में क्या फ्यूचर में हो सकता है, क्या रिन्यूएबल एनर्जी हम लोग के लिए यूज़फुल है कि नहीं है, क्या ये हाइप है? आप लोग भी सुन रहे होंगे कि बहुत सारे लोग बोलते हैं आप लोग को कि रिन्यूएबल एनर्जी में पैसा डालो स्टॉक मार्केट में, उनका कंपनी काफ़ी अच्छा होगा, फ्यूचर में रिन्यूएबल एनर्जी है। बट बिना पूरी जानकारी के अगर आप लोग पैसा लगाते हो कोई भी जगह, तो आप लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। तो ये वीडियो अंत तक देखना, आप लोग को काफ़ी जो डेटा मैं बताऊंगा ना शॉक कर देगा। जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि हमारे इंडिया का जो एनर्जी है ना 50% कहाँ से आता है? रिन्यूएबल एनर्जी से आता है। बट मैंने ये नहीं कहा कि ये 50% एनर्जी ही चल रहा है हमारे इंडिया में। इसका है ना रियलिटी कुछ अलग है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? देखो, आप लोग देखे होंगे कि आपके घर में या अगल बगल सोलर पैनल लग रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी अच्छा है, ट्रांसफॉर्म हो रहा है, बहुत सारे लोग सोलर पैनल लगा रहे हैं वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी, ताकि उनके घर में आ सके। बट ट्रांसपोर्ट गाड़ियों में, मैं खास कर बोल रहा हूँ गाड़ियों में, सीमेंट बनाने की फैक्ट्रीज में, स्टील बनाने के फैक्ट्रीज में, केमिकल्स के फैक्ट्रीज में, वहाँ पर अभी भी राज किसका चल रहा है? फॉसिल फ्यूल्स का, यानी कि कोयले का। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ, इसका रीज़न तो आगे आपको पता चलेगा। सबसे पहले मैं बता दूँ, फॉसिल फ्यूल्स है ना, यही सारे जगह राज कर रहा है और इस कारण से हमारे इंडिया को इंपोर्ट करना पड़ जा रहा है फॉसिल फ्यूल्स, चाहे वो ऑयल हो, चाहे वो गैस हो, या चाहे आप बोल लो कोयला हो। और ऐसा नहीं है कि हमारा इंडिया इंपोर्ट जानबूझ के कर रहा है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ना क्रूड ऑयल की अगर बात करें तो हमारा इंडिया है ना 88% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है बाहर से। 88%, हाँ, 2019 में 83% था, ये बढ़कर 88% हो गया है। मतलब कि फॉसिल फ्यूल्स पे डिपेंडेंस हम लोग को कम होने के बजाय ये उल्टा बढ़ गया है। और ये क्रूड ऑयल का बात नहीं है, इसके साथ साथ एलपीजी का भी ना डिमांड बढ़ते जा रहा है। एलपीजी भी हम लोग काफ़ी ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं। 2012 से अभी तक जो एलपीजी का इंपोर्ट है ना वो 3 गुना बढ़ गया है। इसका रीज़न क्यों है? क्योंकि हमारे इंडिया में जो हाउस होल्ड है ना 33 करोड़ से भी ज़्यादा लोग के पास गैस कनेक्शन है। इसमें से 85% लोग है ना हाउस होल्ड जो है वो गैस सिलेंडर का यूज़ करते हैं और 60% इसी सारे जो गैस यूज़ करते हैं डिमांड पूरी करने के लिए इंडिया को 60% गैस इंपोर्ट करना पड़ता है। कहाँ से? बाहर देश से। और एक बार के लिए आप लोग सोचो, इस टाइम ईरान, इजराइल, अमेरिका के बीच लड़ाई चल रहा है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में ईरान ने क्या किया है? बंद लगा के रखे हैं। अगर अभी तो इंडिया का पता है सिर्फ कुछ छोड़ दिया जा रहा है, कल दिन कुछ ऐसा वॉर हो जाता है, कुछ बड़ा हो जाता है, जो ईरान का जो माइंडसेट है या सेंटीमेंट है वो इंडिया के खिलाफ थोड़ा सा नेगेटिव हो जाए, मान के चल रहा हूँ, भले ना हो, भगवान करे ना हो ऐसा, नहीं तो हमारा इंडिया काफ़ी ज़्यादा मुश्किल में पड़ सकता है। क्योंकि 88% जो क्रूड ऑयल वहाँ से आता है उसी रास्ते से गुजरता है और 60% एलपीजी भी उसी रास्ते से आता है। तो सोचो, अगर ये सारा कुछ होता है, अगर किसी तरह हमारे इंडिया में ये सारी चीज़ नहीं पहुंचती है, तो इससे हमारे इंडिया में जो गैस का जो सप्लाई है वो रुक जाएगा, डिमांड काफ़ी बढ़ जाएगा। इस टाइम भी आप लोग देख रहे होंगे जो गैस सिलेंडर है ना वो ब्लैक में बिक रहा है। जो 900 रुपया का है ना वो 2700, 3000, 3500 में बिक रहा है।
और ऑयल अगर बंद हो गया तो बस, ट्रक, ट्रांसपोर्ट, स्टील, सीमेंट, केमिकल्स, ये सारे फैक्ट्रीज बंद हो जाएगी। तो यही दर्शाता है कि हम लोग कितना ज़्यादा डिपेंडेंस है फॉसिल फ्यूल्स पर। एक बार मैं आपको है ना ईवी का रियलिटी चेक बताने वाला हूँ। देखो, हमारी जो गवर्नमेंट है ना वो चाहती है कि 30% जो नए व्हीकल्स है ना वो इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदना चाहिए लोगों को 2030 तक में। कितने परसेंट? 30%। बट अभी तक कितने चल रहे हैं? 8%, मतलब कि 22% का फ़र्क है। और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, इससे चलते ना जो ट्रांसपोर्ट है ना, ट्रांसपोर्ट अकेला 55% से लेकर 60% क्रूड ऑयल कंज्यूम करता है। ट्रांसपोर्ट गाड़ी कितने परसेंट? 55 से 60%। तो इसीलिए सरकार चाहती है ज़्यादा से ज़्यादा जो गाड़ी हो वो ईवी हो। सबसे पहला चैलेंजेस आप लोगों ने देख लिया कि क्यों फॉसिल फ्यूल्स पे हम लोग डिपेंडेंस है, क्रूड ऑयल और एलपीजी के चलते, और साथ ही साथ ईवी के भी चलते हैं। अब सेकंड चैलेंजेस के बारे में बात करें, जो कि सेकंड चैलेंज है वो है कोयला, कोल। इसका रीज़न है जो डिस्कॉम कंपनी है ना वो आज भी रिन्यूएबल एनर्जी के बजाय कोल बेस्ड जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाता है उस पर फोकस्ड है। जो आप डिस्कॉम कंपनीज का मतलब जो कंपनी आपके घर में बिजली पहुंचाती है, ये लोग आज भी है ना कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं कोल बेस्ड एनर्जी प्रोजेक्ट में। इसलिए आज भी नए कोल पावर परचेस एग्रीमेंट साइन हो रहे हैं। बिहार तिरुपति कोल प्रोजेक्ट 2.4 गीगावाट जो कि 6.75 किलोवाट है। आसाम में भी एक साइन किया गया जो कि स्टेट कोल प्रोजेक्ट जो कि 3.2 गीगावाट है। मध्य प्रदेश में भी किया गया जो कि सिंगरौली में है 3.2 गीगावाट। तो मेरा सिंपल से कहने का मतलब, जब सोलर एनर्जी से इतना सस्ता एनर्जी हम लोग को मिलता है, इतना सस्ता इलेक्ट्रिसिटी मिल सकता है, तो फिर भी जो डिस्कॉम कंपनीज है ना क्यों कोल पर निर्भर है, क्यों वो लोग फॉसिल फ्यूल्स पे डिपेंडेंस है, क्यों अपना ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं? इसका सबसे बड़ा रीज़न पता है क्या है? कि देखो, जो सोलर होता है ना वो तो धूप से चलता है, तो रात में चलेगा नहीं। विंड एनर्जी है ना कब तक चलेगा? जब तक हवा रहेगी। हवा रुक गया तो वो भी रुक जाएगा। तो इस कारण से जो डिस्कॉम कंपनीज है ना वो कोल प्रिफर्ड करती है, क्योंकि कोल तो 24/7 मिलता है। इससे इलेक्ट्रिसिटी लगातार हर जगह मिलते रहता है, चाहे वो स्टील फैक्ट्रीज में बात करो, सीमेंट फैक्ट्रीज में बात करो। इसलिए फॉसिल फ्यूल्स डिमांड में है। इंडिया के सामने जो थर्ड चैलेंज है पता है क्या? वही स्टील। ऐसा मैं क्यों बोला? क्योंकि हमारा जो इंडिया है ना वो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टील प्रोड्यूसर है। 152 मिलियन टन्स 2025 में इन्होंने जनरेट किया था, जो कि ग्लोबल आउटपुट के बारे में बात करें तो 8% है। और स्टील क्यों चैलेंजेस है? क्योंकि है ना स्टील प्रोड्यूस करने में ना कुकिंग कोल चाहिए, और कुकिंग कोल इंपोर्ट करता है हमारा इंडिया। कुकिंग कोल पता है जितना इंपोर्ट होता है ना उसका 95% स्टील में लग जाता है, स्टील प्रोड्यूस करने में लग जाता है। जब स्टील का बात कर ही रहे हैं तो एक बार मिनरल्स के बारे में बात करते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है, ठीक है, फॉसिल फ्यूल्स में हम लोग डिपेंड है बहुत ही ज़्यादा, चाहे क्रूड ऑयल हो, एलपीजी हो, कुकिंग कोल हो, बट हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ भी तो स्विच कर रहे हैं ना। इसमें स्विच करने में सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता है क्या है? डिपेंडेंस है ना कम नहीं हो रही है, डिपेंडेंस शिफ्ट हो जा रही है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि सोलर पैनल हो गया, चाहे आप बोलो विंड एनर्जी, टरबाइन हो गया, जितने भी रिन्यूएबल एनर्जी में सामान चाहिए, या गाड़ी हो गया, ईवी गाड़ी हो गया, उसमें मिनरल्स चाहिए, चाहे वो लिथियम हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकेल हो गया। ये सारा मिनरल्स 100% इम्पोर्ट होता है कहाँ से? चाइना से। हमारी इंडिया ये सारी चीज़ मिनरल्स इम्पोर्ट करती है चाइना से। मतलब कि डिपेंडेंस है ना फॉसिल फ्यूल्स में था, अब शिफ्ट कहाँ हो गया? मिनरल्स पर। तो घुमा फिरा के बात तो वही हो जा रहा है ना। सिंपल सा कहने का मतलब कि हम लोग एक ट्रैप से निकल के दूसरे ट्रैप में फंस रहे हैं। जब हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी की बात कर ही रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, राजस्थान में ना 23 गीगावाट एनर्जी जनरेट किया जाता है रिन्यूएबल एनर्जी से, बट सिर्फ 18 गीगावाट ही कंज्यूम कर पाती नहीं है। 18 गीगावाट ही लोगों तक पहुंच सकता है, क्योंकि जो ग्रिड होता है ना, जिससे पावर सप्लाई, या बोल सकते हो एक पावर चेन होता है, एक पाइपलाइन समझ लो, जो इलेक्ट्रिसिटी का पाइपलाइन है, 22-23 गीगावाट राजस्थान में जनरेट हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी, और इसका जो कैपेसिटी है सिर्फ ये 18 गीगावाट ही पहुंचा पा रही है। मतलब ये जो 4000 गीगावाट जो बचा वो वेस्ट हो जा रहा है। मतलब फ़ायदा ही क्या हुआ? एनर्जी जनरेट कर रहे हैं, लोगों तक पहुंच नहीं रहा है, उसका यूसेज नहीं हो रहा है।
वेस्ट हो जा रहा है। जो ग्रिड का भी इंफ्रास्ट्रक्चर है ना हमारे इंडिया में जल्द से जल्द स्टार्ट करना होगा तेज़ी से, नहीं तो एनर्जी तो जनरेट होगा बट सारे वेस्ट हो जाएंगे। सिंपल सा कहने का मतलब हम लोग एनर्जी तो बना रहे हैं बट लोगों तक पहुंचा नहीं पा रहे। तो आप लोग के मन में एक सवाल आ रहा होगा, क्या पूरे दुनिया में कोई ऐसा देश है जो 100% रिन्यूएबल एनर्जी पर चल रहा हो विदाउट फॉसिल फ्यूल्स? तो मैं बता दूं, जी हाँ, आइसलैंड और नेपाल की बात करें तो वहाँ पर 100% रिन्यूएबल एनर्जी पर वो लोग के देश चल रहे हैं। वो लोग हाइड्रो पावर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं। हाइड्रो पावर मतलब वाटर से। बट क्या ये इंडिया में पॉसिबल है? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि वो सारे देश है ना छोटे हैं, वहाँ के लोग काफ़ी कम है, पॉपुलेशन काफ़ी कम है, वहाँ पर पानी ज़्यादा है। हमारे इंडिया में लोग कितने हैं? 145 करोड़, 150 करोड़ हो गया होगा। लोग ज़्यादा है और ये इम्पॉसिबल है। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूँ आप लोग को, हमारे इंडिया को ना फ्रांस से कुछ सीखना होगा। फ्रांस में क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि वहाँ पर ना जो 100% इलेक्ट्रिसिटी है ना न्यूक्लियर से प्रोड्यूस किया जा रहा है। एनर्जी न्यूक्लियर से प्रोड्यूस किया जा रहा है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि देखो, फ्रांस ने फॉसिल फ्यूल्स पर ना डिपेंडेंस ड्रास्टिकली रिड्यूस की है। कैसे? न्यूक्लियर एनर्जी से। आज भी फ्रांस की 2/3 इलेक्ट्रिसिटी न्यूक्लियर से आती है। न्यूक्लियर का एडवांटेज ये है ना कि ये 24/7 बिजली रहता है, जीरो कार्बन इमिशन है, नो वेदर डिपेंडेंसी है, वेदर से इसको कोई लेना देना नहीं है, लार्ज इकोनॉमी के लिए है न्यूक्लियर एनर्जी। बेस लोड पावर का एक रिलायबल सोर्स चाहिए और न्यूक्लियर वो सॉल्यूशन हो सकता है जो इंडिया के लिए मिसिंग पीस है। तो अगर आप चाहते हो कि मैं न्यूक्लियर के बारे में, न्यूक्लियर पर हमारे इंडिया की क्या सोच है उसके ऊपर मैं स्पेशली वीडियो बनाऊं और न्यूक्लियर के बारे में थोड़ा डिटेल में समझाने की कोशिश करूं, तो उसके लिए कमेंट करके बताना। क्योंकि बहुत सारे लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं ना वो तो काफ़ी खुश थे, रिन्यूएबल एनर्जी आएगा, हमारा इंडिया ईवी में ज़्यादातर गाड़ी चलेगी। बट चलेगी तो है, चलेगी ज़रूर चलेगी, बट उसके जो लॉजिक है, उसका जो रीजन है, उसका जो डिपेंडेंसी हमारे इंडिया का वो बाहर देश पे चलेगा। जहाँ बाहर देश चाहे चाइना मिनरल्स को कंट्रोल करने लगी, प्राइस बढ़ा दी, तो काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट पड़ेगा किसको? इंडिया को। कोई भी कंट्री अगर ऑयल बंद कर देती है, एलपीजी बंद कर देती है, तो किसको फ़र्क पड़ेगा? हमारे इंडिया को। तो ये जानना ज़रूरी था। और क्या चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ेगा? वो है न्यूक्लियर एनर्जी। अगर हमारा इंडिया न्यूक्लियर एनर्जी पर फोकस करता है तो हमारा इंडिया काफ़ी अच्छा फॉसिल फ्यूल्स पे डिपेंडेंसी कम कर सकता है। तो हमारा इंडिया के पास सॉल्यूशन क्या है? इसका 5 सॉल्यूशन है। इसका सबसे पहला सॉल्यूशन है इंफ्रास्ट्रक्चर। जो इलेक्ट्रिसिटी रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट हो रहा है वो वेस्ट हो रहा है, तो उसके लिए ग्रिड अपग्रेडेशन करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। सेकेंड सॉल्यूशन है कि पेट्रोलियम को रिजर्व करना। हमारा इंडिया ज़्यादा से ज़्यादा ऑयल रिजर्व करे तो ये बेटर है। थर्ड सॉल्यूशन है मिनरल्स का माइनिंग करना। जो हम लोग का डिपेंडेंस है 90% चाइना पर मिनरल्स को लेकर, उसे कम करना होगा। इंडिया में हम लोग को खुद से माइनिंग करके मिनरल्स को ढूंढना होगा। फोर्थ है स्टील। हम लोग को है ना कुछ ऐसा इन्वेस्ट करना होगा, जो आज इन्वेस्टमेंट हो रहा है ना वो हज़ारों करोड़ बचा सकता है। क्योंकि स्टील है ना, कुकिंग कोल कितना कंज्यूम कर लेता है? 95%। जो इंपोर्ट होता है 100% कुकिंग कोल, उसमें 95% कहाँ लग जाता है? स्टील में लग जाता है। और जो फिफ्थ है वो है न्यूक्लियर एक्सपेंशन। भले ही टाइम लगेगा बट हम लोग को न्यूक्लियर एनर्जी लाना हमारे इंडिया में काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। इंडिया के पास एक हिस्टोरिक अपॉर्चुनिटी है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एनर्जी मार्केट बनना है 2040 तक में। हम तय कर सकते हैं क्योंकि हम अभी बिल्ड कर रहे हैं। ये वो पल है जब चॉइस मैटर करती है। हर सोलर पैनल जो भी लग रहा है एक ऑयल इंपोर्ट बिल का अल्टरनेटिव है। हर ईवी जो अभी बिक रही है एक पेट्रोल पंप की ज़रूरत कम कर रही है। ये स्लो चेंजेस है लेकिन ये हो रही है। तो सवाल था, क्या रिन्यूएबल एनर्जी फॉसिल फ्यूल्स को रिप्लेस कर सकता है? जवाब है हाँ, कर सकता है, पार्शियली बट कम्प्लीटली नहीं। इलेक्ट्रिसिटी में तो हम लोग कर सकते हैं, लोग अपने घर में सोलर बना रहे हैं, बट ट्रांसपोर्ट, स्टील, केमिकल, सीमेंट, ये सारे में होगा बट काफ़ी समय लग जाएगा। हम लोग का फ्यूचर है ना ही सोलर पे टिका है, ना ही कोल पे टिका है। हम लोग का जो फ्यूचर है ना स्मार्ट, डाइवर्सिफाइड और हर एनर्जी का मिक्स करके चलना होगा। सोलर, विंड, हाइड्रोजन, न्यूक्लियर एनर्जी, ये सारे का मिक्स करके तभी हमारा इंडिया 2040 तक या 2050 तक या 2047 जो विकसित भारत बन सकता है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना,
लोगों तक ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना। और हाँ, आप लोग बताओ, अगर ईवी गाड़ी ले रहे हो, क्या आप इंटरेस्ट दिखा रहे हो, क्या आपको लेनी चाहिए, वो भी कमेंट करके बताओ, या आपको अभी भी पेट्रोल गाड़ी पर ज़्यादा भरोसा है। और हाँ, अगर आप चाहते हो कि मैं न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में डिटेल वीडियो बताऊं, हर एक चीज़ के बारे में आपको जानना है न्यूक्लियर के बारे में, तो कमेंट करके सिर्फ न्यूक्लियर लिख देना, मैं उसके ऊपर पूरा डेडिकेटेड वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। आई होप मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राम।